आपके पास इसके दो पार्ट थे, कौन कौन सा? एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक, अब एलिसाइक्लिक क्या है देखो, एलिसाइक्लिक में आपके पास ये है, ये है, ये है, ये एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक में कौन से है आपके पास? ये है, ये है, ये है, ये है। अब कहोगे सर जितने भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग हैं वो सारे एरोमेटिक हैं? ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं, बट इसे मैं आपको बता रहा हूं कि जहां डबल बॉन्ड है वो एरोमेटिक है। बट ऐसे कैसे मान लें? अगर हम अप्लाई करेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि एरोमेटिक एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। अब उसी को हमें पता लगाने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, मैंने एक बार आपसे थोड़े समय पहले भी इस बात को डिस्क्लोज किया था, रिवेल किया था कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफैटिक प्लस साइक्लिक कंपाउंड। तो ये आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। और जो कंपाउंड होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी बेटा वो सिमिलर टू द एलिफैटिक ग्रुप होती है, क्योंकि उसी से तो बन रहा है, उसी से बन रहा है, तो आपका वो अलग तो होगा नहीं। अब जो भी आपने रॉ मटेरियल यूज किया है उस रॉ मटेरियल से जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी पहले जो रॉ मटेरियल यूज किया गया उसी के जैसी होगी। तो आपने एलिफैटिक ग्रुप को यूज किया, बस उसे साइकिल में कन्वर्ट कर दिया है, इस वजह से वो साइक्लिक फॉर्म में आ रहा है। तो इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज टू एलिफैटिक ग्रुप है। अब इसके भी दो पार्ट, होमो एलिसाइक्लिक, यही करके इसे खत्म करते हैं, होमो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक, होमो एलिसाइक्लिक में ये होमो एलिसाइक्लिक और ये एग्जांपल, अगर इधर मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो हेट्रो एलिसाइक्लिक, ठीक हो गया। आपके पास साइक्लोहेक्सिन, ये आपके पास ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर मैंने फॉर्म किए। इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये वाला अभी आपको सारा डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अब देखिए होमो एलिसाइक्लिक ऐसा कंपाउंड जिसे स्ट्रेट चेन थी उसे रिंग में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये वाला किस में आएगा? होमो एलिसाइक्लिक या हेट्रो एलिसाइक्लिक? बेटा ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर जो कहते हैं रिंग है वो पूरी किसकी है? कार्बन की। ये मॉलिक्यूल साइड में है, साइड मॉलिक्यूल्स है, साइड फॉर्म में है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, रिंग का पार्ट नहीं है, तो ये होमो एलिसाइक्लिक ही है, ठीक है। यहां पे बात करें तो यहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, हेट्रो एलिसाइक्लिक इंडिकेशन, ओके ये गलत है। यहां पे ये आपका अगर ये डबल बॉन्ड ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, अगर डबल बॉन्ड लग जाएगा दैट इज फ्यूरिन, अगर डबल बॉन्ड हट गया तो टेट्राहाइड्रो, मतलब यहां पे क्या लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे, इसीलिए इसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन कहा जाता है। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन है, ये ऑक्सीजन है, तो अब देखिए इसके साथ ये हेट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हेट्रो एलिसाइक्लिक है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ये भी हेट्रो एलिसाइक्लिक है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ होमो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एलिसाइक्लिक। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द एलिफैटिक ग्रुप होती है, एलिफैटिक ग्रुप के इक्वल होती है। नाउ अब यहां पे देखो एरोमेटिक कंपाउंड,
एरोमेटिक कंपाउंड समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उसकी कंडीशन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर कंडीशन आपको समझ में आ गई तो एरोमेटिक कंपाउंड भी आपको समझ में इजीली आ जाएगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, हम बहुत जल्दी इसे समझ जाएंगे। ओके, conditions for a compound to be aromatic. First one is the compound should be cyclic and planar. मॉलिक्यूल जो होगा वो या कंपाउंड जो होगा वो साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। अगर साइक्लिक प्लेनर नहीं है तो वो एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो उसके लिए पहले तो रिंग होनी चाहिए साइक्लिक, बट प्लेनर मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल है कि हम उसका हाइब्रिडाइज्ड क्या लें। ठीक है, वहां पे तो हम मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर बनाते थे और रिंग के साथ मतलब क्या सेंट्रल एटम का हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन लेके उसके साथ पेयरिंग करते थे, लेकिन यहाँ के केस में हम कैसे पता लगाएं? तो आइए फटाफट पता लगाते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, येलो नहीं, ग्रीन ही ले लेते हैं। चलिए, how many sigma bond? 1 2 3 4 bond, यानी 4 sigma bond means sp3 hybridized, right? यानी 4 बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिड। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने पाई बॉन्ड नहीं, आप एक कार्बन उठाइए, मैंने इस कार्बन को उठाया, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी 1s और आपके पास 2p, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मतलब मेरे काम का ये है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा वही मॉलिक्यूल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दूसरे नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिए, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड? 1, और ये सेंटर वाला टेढ़ा हो गया थोड़ा, ये वाला और ये सेंटर वाला, ये दो हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, आपके पास पॉजिटिव इज इंडिकेट डेफिशिएंसी, राइट, डेफिशिएंसी है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है यानी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देन आपके पास 1 2 3 और ये भी काउंट होगा, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, अगर वो डिलोकलाइज नहीं हो रहा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन फटाफट ऐसे निकाला जाता है। अब मेरे पास नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको देखते हैं और इनके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। आप यहां पे देखें तो यहां पे इसके पास क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? ये वाला लोकलाइज्ड है, और जब लोकलाइज्ड फॉर्म में अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे एक्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, हम उसे यूज करते हैं एज अ सिग्मा बॉन्ड। तो 2 + 3 कितने हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा का मतलब आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसी का एक स्ट्रक्चर नीचे है, मैं उसे ऊपर बना देता हूं फटाफट। क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CS2 नेगेटिव। अब बेटा जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अब लोकलाइज्ड नहीं है, अब ये है डीलोकलाइज्ड, यानी कॉन्जुगेशन में पार्ट करेगा, और क्योंकि ये वाला आगे शिफ्ट होकर इधर आएगा तो ये वाला इधर शिफ्ट होगा, कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होगा तो ये डीलोकलाइज्ड है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो ओनली इसके पास कितने हैं? 4 था ना, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है। और यहां के केस में ये देखो 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये नहीं, अब आपका ये कॉन्जुगेट कर चुका है ना, कॉन्जुगेट कर चुका है, तो वो अब वो कॉन्जुगेशन पहले नहीं किया था तो 4 था, अब ये कॉन्जुगेट कर चुका है तो ये आपका काउंट नहीं होगा। तो 2 + 1 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब
sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? ऐसे ही नीचे देखिए, नीचे वाले में ये इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है। और जब लोकलाइज्ड होता है, आपने अभी पढ़ा कि लोकलाइज्ड के केस में क्या होगा, हम उसे काउंट करेंगे तो 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट अगर यही जो मैंने कंडीशन ली है इसमें डबल बॉन्ड ऐड कर दे, डबल बॉन्ड कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH NS2 और इसका लोन पेयर अगर कॉन्जुगेट करेगा तो यहां पे 2 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड है यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो यानी आप देख रहे हैं कि कहां पे हाइब्रिडाइज्ड होगा और कहां, और क्या कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। तो आप ऑब्जर्व करें कि हमारे लिए यूजफुल हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये मॉलिक्यूल हमारे काम का है। इधर आ जाइए, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड दे रहा है। यहां पे बात करें तो ये ऊपर वाले ये बिल्कुल नहीं दे रहे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हमारे काम के नहीं है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी काम का नहीं है। हमें चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये वाला और ये वाला, यानी मॉलिक्यूल शुड बी कॉन्जुगेट। या अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल शुड बी कॉन्जुगेट कंडीशन में है तो वो हाइब्रिडाइजेशन यानी वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होगा, वो पाई की तरह एक्ट करेगा ना कि सिग्मा की तरह। लेकिन अगर वो लोकलाइज्ड फॉर्म में, स्टेशनरी फॉर्म में अपनी पोजीशन पे है तो वो सिग्मा की तरह काम करेगा और उसे सिग्मा बॉन्ड में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा और वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट, मतलब हमारे जो एरोमेटिक में sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी प्लेना होना चाहिए उसे फुलफिल नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब दूसरा रूल है फॉलो हकल्स रूल और देयर शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम पता लगाएंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 रखें, चलिए रखते हैं 4 × 1 + 2 पाई, कितना हुआ 4 + 2। अगर n की वैल्यू 0 रख लो तब भी देखते हैं, 0 हो तो क्या हो जाएगा 4 × 0 + 2। अब आपके लिए कुछ स्टेशनरी, आपको जो यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे वो इंटरेस्टिंग नंबर्स मिलेंगे जो आपने कई बार पढ़ रखा है। क्लियर है? तो ये क्या आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देन n की वैल्यू अगर आप 3 रखें तो क्या हो जाएगा 4 × पहले तो 2 रख लेते हैं फिर 3 पे आते हैं, 2 + 2 पाई दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। Then n is equals to 3, that is 4 × 3 + 2 pi electrons means 14 pi electrons। ये कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं दिख रहा? S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक में 6, D में 10, F में 14। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम आगे आने वाले जो पीरियोडिक टेबल में भी यूज होने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी आगे भी अगर कोई पीरियोडिक टेबल एलिमेंट फाइंड आउट होगा, पीरियोडिक टेबल हमारा पूरा भर चुका है, अगर और एलिमेंट होंगे तो नेक्स्ट अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल 4 × 4 + 2 16 17 18, यानी अगला जो टेबल बनेगा वो होपफुली 18 ब्लॉक्स 18 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होगा, यानी 18 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। दिस इज द हकल्स रूल। और हकल्स रूल में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन तो आए हैं, बट इसको और इजी वे में हमें निकालना हो तो हम पेयर्स फाइंड आउट कर लें। ठीक है, हम नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करेंगे, हमारा काम बहुत आसान होगा। ध्यान से देखिए, 1 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर, 5 पेयर, 7 पेयर, 9 पेयर। यानी अगर आपके पास ऑड नंबर में पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है या ऑड नंबर में कॉन्जुगेटेड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दिखाई दे रहा है तो वहां पे हकल्स रूल फॉलो करेगा, वहां पे हकल्स रूल फॉलो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए,
इन दो मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हकल्स रूल फॉलो करेगा। फटाक से देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऑड 3 पाई बॉन्ड हैं, यानी 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हकल्स रूल फॉलो करेगा, हकल्स रूल फॉलो करेगा। यहां पे आपके पास 2 पेयर्स हैं, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा, हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो एक रूल अगर इस तरह से फॉलो नहीं होता है तो मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहां पे आप ऑब्जर्व करिए, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, हर जगह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हकल रूल भी फॉलो कर रहा है। अगर एक और रूल फॉलो कर जाएगा तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, बट ये वाले कंपाउंड में क्लियरली हो गया है कि हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। There should be cyclic and resonance. There should be cyclic resonance in the compound. Molecule should be resonating. अगर resonating होगा तो वो आपका resonance शो करेगा। तो complete transfer और delocalization of pi electron means pi bond का shifting, delocalization, conjugation, वो आपका resonance कहलाता है। अब condition of resonance, at least double bond should be at the conjugate or alternate position. यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, CS2 डबल बॉन्ड CS2, डबल बॉन्ड शुड बी एट कॉन्जुगेट पोजीशन, डबल सिंगल डबल, अगर ये कंडीशन है तो रेजोनेंस है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड शुड बी एट कॉन्जुगेट और अल्टरनेट पोजीशन, वन डबल देन सिंगल देन डबल, अल्टरनेट, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट, तो डबल बॉन्ड शुड बी एट कॉन्जुगेट पोजीशन। दूसरा है वन डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर, वन डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर, इसे देखते हैं, वन डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर एंड वन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH Cl ले लेते हैं, Cl डबल सिंगल लोन पेयर, अब डबल सिंगल लोन पेयर होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बना देगा आपका CH2 पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, तो डबल सिंगल पॉजिटिव, ये आपका कॉन्जुगेशन हो गया। दूसरा, डबल बॉन्ड के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज हो, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 पॉजिटिव, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल मोमेंट होता है क्योंकि डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए जा रहा है, तो ये मोमेंट हुआ, तो CS2 CH डबल बॉन्ड CS2 और ये बन गया पॉजिटिव। क्लियर है? फर्दर देखते हैं, देन CH2 देन अगेन ये पॉजिटिव हो गया, तो आपका डबल बॉन्ड के साथ अगर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CS2 नेगेटिव, तो इस कंडीशन में ये नेगेटिव इधर कॉन्जुगेट, ये डबल बॉन्ड आगे कॉन्जुगेट, तो ये बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CS2 डबल बॉन्ड और ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, तो और जब ये कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेजोनेंस होता है। तो ये बेसिक कंडीशन है जिसके बेसिस पे रेजोनेंस होता है। तो ये तीनों अगर रूल अब हम फर्दर फॉलो करें तो देखिए कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस पोजीशन को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
1 2 3 और ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप कहीं भी चेक कर लें sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो पहला रूल है साइक्लिक एंड प्लेनर, ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दूसरा फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल में ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे पास ये एक सिंगल है, फॉलो हकल्स रूल। फॉलो हकल्स रूल। मैं फर्स्ट वाले में टाइम ले रहा हूं, बाद वाले फटाफट करेंगे, ठीक है। एंड देन रेजोनेंस, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, फिर ये वाला इधर पॉजिटिव जाएगा, फिर देन ये शिफ्ट होगा। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, ये रेजोनेंस भी देगा। साइक्लिक रेजोनेंस सीधा लिख देते हैं, रेजोनेंस फुलफिल। अगर ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है, अगर ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है, तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमने तो नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक भी पढ़ा है, हमने क्रिक्स रूल भी सुना है, तो वो सारी चीजें मैं फर्दर आपको बताऊंगा। अभी बेसिकली हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कार्बन चेन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ एरोमेटिक देख रहे हैं। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होता है वो भी हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो तो मैं एक बार नॉलेज में डाल दूं कि सारे जहां पे देखो, एक फटाफट मैं इधर साइड में बता देता हूं। एरोमेटिक के लिए कंडीशन है साइक्लिक एंड प्लेनर, प्लेनर हकल्स रूल, हकल्स रूल। एंड थर्ड वन इज रेजोनेंस। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में ये तीनों फॉलो करेंगे तब होगा। एंटी एरोमेटिक के केस में क्या होगा, साइक्लिक एंड प्लेनर फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वहां पे ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 4n² रूल यूज होता है, उसमें आपके पास इवन में पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इवन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उधर पे हम एंटी एरोमेटिक ले लेते हैं, लेकिन वहां भी आपका रेजोनेंस होना चाहिए। और थर्ड वन इज आपका कहते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में इनमें से अगर कहते हैं ना साइक्लिक एंड प्लेनर फॉलो नहीं कर रहा, या रेजोनेंस फॉलो नहीं कर रहा, या ये दोनों कंडीशन नहीं आ रही, तो वहां पे आपके पास रेजोनेंस फॉलो नहीं कर रहा, तो वहां पे आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, फटाफट देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होंगे, राइट। यहां देखिए बेटा, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, वैसे इधर पे देखो साइक्लिक एंड प्लेनर डन। हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल जो है ये देखिए, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जब कॉन्जुगेट करेगा तो एक्ट लाइक अ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की तरह। तो ये एक पेयर है, एक ये पेयर है, कितने हो गए, 2 पेयर्स। तो आपको बात समझ में आ रही है कि ये एरोमेटिक तो नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम अभी सिर्फ एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, एंटी एरोमेटिक के बारे में बात नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज में डाल दिया है, ठीक है। तो यानी हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूं इसे एक ही पेन से बनाऊं, ज्यादा बेटर रहेगा। साइक्लिक एंड प्लेनर फॉलो हो रहा है, हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा, बट रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। लेकिन एक रूल भी अगर फॉलो नहीं हो तो वो बन जाता है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक। मैं अभी एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक में ही रख रहा हूं, फर्दर मैं उसे क्लासिफाई करूंगा। अभी फिलहाल जो एरोमेटिक नहीं है वो सारे एंटी, वो नॉन एरोमेटिक है।
एंटी एरोमेटिक इज द पार्ट ऑफ नॉन एरोमेटिक, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं होता, फर्दर हम उसे क्लासिफाइड कर देंगे। ठीक है, पहले हम एरोमेटिक को समझ लें, ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एरोमेटिक पे ध्यान देते हैं। एरोमेटिक में साइक्लिक एंड प्लेनर, फॉलो हकल्स रूल, रेजोनेंस। यहां पे देखिए फटाफट, अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इधर पे फटाफट देखते हैं। साइक्लिक एंड प्लेनर डन, फॉलो हकल्स रूल डन, रेजोनेंस डन, तो ये एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लिक एंड प्लेनर डन, हकल्स रूल, अच्छा ये कैसे डन? नहीं, बिल्कुल नहीं डन। यहां पे 1 और ये 2, बेटा ये 2 है, आप इस पे ध्यान दीजिए, ये 2 है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है। यहां पे हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, यहां पे करेगा। देखो 1 2 3, ये हकल रूल फॉलो कर रहा है। एक जैसे स्ट्रक्चर इसलिए मैंने दिए कि आप कंपैरिजन कर सके। थर्ड वन इज रेजोनेंस, रेजोनेंस भी करेगा, तो ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है, यानी हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, वो आपका नॉन एरोमेटिक में हमने अभी कंसीडर किया हुआ है, नॉन एरोमेटिक मानो। और जो हकल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक एंड प्लेनर दे रहा है, रेजोनेंस दे रहा है, क्योंकि हम रेजोनेंस एक्चुअली हमारा मोटो एरोमेटिक का है, अभी एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पे हम नहीं जा रहे। तो जो एरोमेटिक है वो है, और जो एरोमेटिक नहीं है वो सारे नॉन एरोमेटिक है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। आगे बढ़ते हैं। ये हाँ 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, ठीक है। ये आपका साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक एंड प्लेनर डन, हकल्स रूल डन, रेजोनेंस डन, मीन्स एरोमेटिक। अगेन फटाफट करते हैं, साइक्लिक एंड प्लेनर डन, हकल्स रूल क्यों? क्योंकि इसमें 3 पेयर्स हैं। इधर पे मैं फटाफट लिख दे रहा हूं, इधर 5 पेयर्स हैं, हकल रूल फॉलो कर रहा है, राइट। साइक्लिक एंड प्लेनर डन 5, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस है, तो ये भी एरोमेटिक है। सेम साइक्लिक एंड प्लेनर डन 3 4 5 6 7 हकल्स रूल, रेजोनेंस, तो यानी ये भी एरोमेटिक है, तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे ध्यान से देखिए, साइक्लिक एंड प्लेनर डन, हकल्स रूल 1 2 3, 3 पाई है, ये नहीं काउंट होगा, तो हकल्स रूल भी डन, और रेजोनेंस ये भी डन। डबल सिंगल, देखो रेजोनेंस कहां होता है, बहुत इजी वे में समझते हैं। रेजोनेंस जनरली आपका होता है, इसे फटाफट देखो, डबल सिंगल डबल में, डबल सिंगल पॉजिटिव में, डबल सिंगल नेगेटिव में, डबल सिंगल लोन पेयर में, डबल सिंगल फ्री रेडिकल में, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, जहां ये सारी चीज आएगी वहां पे रेजोनेंस होगा। अभी देखना इसमें भी एक कंट्रोवर्सी आएगी, बट ठीक है, बेसिक लेवल पे ठीक है। हम सिंपली अगर पता लगाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। देखते हैं कहां आएगा, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस भी है, तो ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। अब देखो साइक्लिक एंड प्लेनर है, बट हकल रूल फॉलो नहीं करेगा, किसकी तरह काम करेगा? पाई की तरह। तो 1 2 3 4 हकल्स रूल आपको ऑड चाहिए, यहां पे आपके पास 3 था, बट यहां 4 हो गया, तो हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। और यहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। बट अगर मैं बात करूं इसी में, इसी स्ट्रक्चर में
अगर ये बना दिया जाए, कट रहा है, ओके कोई बात नहीं, इसे ऊपर बना देते हैं। तो ये आपका, पहले इसे लिख लेते हैं, है ना, ये आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर। अब मैं ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ये है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहां पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा तो ये 4 बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देगा, तो यानी साइक्लिक एंड प्लेनर की वजह से ये शो नहीं करेगा। दूसरी बात करें हम, तो इसका 1 2 3 हकल्स रूल तो फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, बट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल नहीं, कंटिन्यूसली कॉन्जुगेशन होना मस्ट है, तो रेजोनेंस होना भी जरूरी है। तो रेजोनेंस यहां पर नहीं हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आपको। यहां पे देखिए, ये क्या है, साइक्लिक एंड प्लेनर, डन। अभी मैंने स्टार्टिंग में इसे डिस्कस कर लिया था, हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने 1 2, हमें कितने चाहिए होते हैं ऑड, ये इवन में, और ये साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस फॉलो कर रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लेकिन ये आपका नॉन एरोमेटिक है। अब इस क्वेश्चन में बताइए, ये क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये साइक्लिक एंड प्लेनर, हाँ वो तो है, ठीक है चलो, हकल्स रूल फॉलो हाँ कर रहा है, बट सर ये रेजोनेंस नहीं करेगा, और ये अगर रेजोनेंस नहीं करेगा तो इसे हम नॉन एरोमेटिक कह देते हैं। बिल्कुल नहीं, गलती मत करिए बिल्कुल भी, ये नॉन एरोमेटिक नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये एरोमेटिक निकलेगा। आपको समझाता हूं कैसे। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ। ये बताइए, ये क्या रेजोनेंस नहीं दे रहा? अब फिर कहोगे सर आप ही ने तो स्टार्टिंग में बताए थे कि डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, ये कंडीशन होनी चाहिए तभी वो रेजोनेंस देगा, बट यहाँ पे तो ये कंडीशन है डबल सिंगल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ ये स्पेशल केस है, इस केस में भी वो रेजोनेंस तो दे रहा है ना, अगर वो रेजोनेंस नहीं देता तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, साइक्लिक एंड प्लेनर है, ठीक है, हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, एंड साइक्लिक रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है, समझे, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले आईआईटी में पूछा गया था,
फिर देन एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक विच, या उसमें ऑप्शन था विच मॉलिक्यूल शोज एरोमेटिक कंपाउंड, तो उसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था और बच्चों ने देखते ही कि ये रेजोनेंस तो देगा नहीं, इसे नॉन एरोमेटिक कंसीडर कर दिया, बट ऐसा नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं जो देखने में लगते हैं कि एरोमेटिक नहीं है, बट वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और कुछ नए ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपने अभी तक तो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स को देखा है, लेकिन अगर हम कहते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 एजुलिन, एन्युलिन पे जाते हैं, तो वहां पे उनमें कई मॉलिक्यूल ऐसे देखने में लगते हैं कि नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, फिर भी वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम उसे भी फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे, अभी हम इसे बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं, राइट। चलिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब फटाफट हेट्रो का देखें। हेट्रो एरोमेटिक में मैं एक चीज बता दूं, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके एरोमेटिक हैं, बट एरोमेटिक क्यों है इसे समझ लेते हैं फटाफट, विदाउट वेस्ट योर टाइम। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द टुडेज लेक्चर, सो प्लीज फोकस। ये लोन पेयर है, तो एक इसका डीलोकलाइज्ड है, यानी जो डीलोकलाइज्ड होगा वो किसकी तरह काम करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह, पाई बॉन्ड की तरह। ये वाला लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है तो काम करेगा किसकी तरह, सिग्मा बॉन्ड की तरह। तो इसी वजह से ये इसका पाई बॉन्ड यहां कॉन्जुगेट करता है और ये वाला नेगेटिव इधर कॉन्जुगेट करेगा। तो साइक्लिक एंड प्लेनर डन। हकल्स रूल, हकल्स रूल में 1 2 आपके पास ये भी पाई है वो भी पाई है, यानी कितने हो गए 2। हकल्स रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। हकल्स रूल के लिए ऑड चाहिए, आपने उसे इधर से लिया इधर लिया तो ऑड चाहिए, लेकिन ये इवन हो गया तो ये नहीं कर रहा। और थर्ड वन इज साइक्लिक रेजोनेंस, तो रेजोनेंस है तो ये वाला मॉलिक्यूल आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। देन अगेन यहां पे भी देखिए, तो आपके पास ये वाला डीलोकलाइज्ड, ये वाला लोकलाइज्ड, ये वाला करेगा कॉन्जुगेशन में पार्ट, और इस तरह से कॉन्जुगेशन चलेगा। तो साइक्लिक एंड प्लेनर डन। 1 2 3 सही है, हकल्स रूल भी फॉलो करेगा और रेजोनेंस भी हो रहा है, तो मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, जैसे ऑक्सीजन है वैसे ही सल्फर है, क्योंकि सल्फर के पास भी सेम वही 2 लोन पेयर है, आपका एक डीलोकलाइज्ड एक लोकलाइज्ड। ये आपका पायरोल, पायरोल के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, तो ये लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है, यानी किसकी तरह काम करेगा, पाई बॉन्ड की तरह, तो कॉन्जुगेट करेगा करेगा। तो इस कंडीशन में आपका साइक्लिक एंड प्लेनर डन। हकल्स रूल 1 2 3 बिल्कुल करेगा, हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, और देन रेजोनेंस भी है। तो ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट ये आपका कॉन्जुगेशन, ये वाला आपका लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है मींस वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं बनेगा, और लोकलाइज्ड होने की वजह से आपके पास ये पाई बॉन्ड है, लोकलाइज्ड है, तो ये इसके सिग्मा की तरह काम करेगा, कॉन्जुगेट नहीं होगा। तो ये साइक्लिक एंड प्लेनर है। हकल्स रूल 3 बॉन्ड है आपके पास 1 2 3, हकल्स रूल भी फॉलो करेगा, और देन रेजोनेंस भी है। तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था वो पूरा बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, जिसमें आपने होमो, हेट्रो और जितने भी टाइप के आपने
क्लासिफिकेशन टेबल के यानी फ्लो चार्ट के बेसिस पे पढ़ा था, हमने उसे पूरा एक्सप्लेन किया। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।